अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी और चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कल के कुछ टॉपिक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गए थे, कुछ इश्यू था उसके अंदर। आज कुछ दोबारा से हम उसे भी रिपीट करेंगे और फर्दर मोर हम अगले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपका सजेशन, आपकी जो राय है वो हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी किसी भी स्टूडेंट की किसी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है कि आप कोशिश किया करें, कंसंट्रेट करें, टू द पॉइंट रहें। और कैंपस डॉट पीके पे जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ टॉपिक की बात किया करें। अदर आप कंसंट्रेशन आपकी डाइवर्ट हो जाती है, आपके लिए भी इशू होता है और टीचर के भी लिए भी ऑब्वियसली इश्यूज बनते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करें। ले जी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। आज हमारी जो बात चल रही है वो है जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे भी थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन हम इसे पढ़ लेते हैं। और आपको जो है वो क्वेश्चन भी मार्क करवा देता हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट चैप्टर के। ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आर नाउ इन योर स्क्रीन, आपके पास मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसे हम मेंशन कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो इसके लिए हमारे पास जो है कि किस तरह से हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं, उसे महफूज रख सकते हैं, ये हमने बात करनी है। तो उसके लिए आपका सजेशन मुझे रिक्वायर होगा, आपने बताना है किस तरह से करके हम इसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसे हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या डिस्कस करना है। व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास जो होगा वो ये है कि हम इसके साथ-साथ डिस्कशन हमारी चलेगी कि हमारे पास इस तरह की कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डैमेज हो रही है। उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट जा रहा है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए आपका सजेशन ब ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता है। ठीक है जी? तो ये हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। ये हमारे आज का टॉपिक है, तो इसके लिए आपने रेडी रहना है, हम इसी को डिस्कस करेंगे। देखिएगा जी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर आपके पास है जी, पेज नंबर 41। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, पेज नंबर आपके पास है जी, पेज नंबर 41। ठीक है। ये बच्चों का अक्सर इश्यू होता है कि पेज नंबर कौन-सा है, बार-बार आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पेज आपके पास 41 है। ले जी, इसे हम डिस्कस करें, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेज 41 पे हम चलते हैं, लाइन बाय लाइन इसे रीड करेंगे जिस तरह की आप लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्कशन में हम चलते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, आखिरी सदी के दौरान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इंक्रीजिंग ऑब्जर्व, कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस, उसका खत्म होना जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, उसे देखा गया है। तो अब इसकी फिर सेफ्टी हमने ऑब्वियसली करनी होती है। वालेकुम अस्सलाम। तो इन द मॉडर्न इरा, आज के दौर में, नए दौर में आप कह सकते हैं, ड्यू टू द ह्यूमन एक्शन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटेंड, स्पीशीज और इकोसिस्टम को खतरात लाहक हैं। वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री, कि आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है इस तरह की ज़मीन की हिस्ट्री में, पुरानी तारीख में बड़ी कम मिलती है। पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की हिस्ट्री कोई बन सके। ठीक है, कि जिस तरह से आजकल डिस्ट्रक्शन हो रही है एनिमल्स की, प्लांट्स की, आप खुद भी देखते हैं। जिस तरह लाहौर है, कोई भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले सिटी इतना इतना था, अब इसके बाहर जो है वो स्कीम्स बन रही हैं, डिफरेंट स्कीम्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया बन रहे हैं। वहाँ पे पहले क्या था, एग्रीकल्चरल लैंड थी,
ज़री ज़मीन थी, वहाँ पे फसलें उगती थी, ऑब्वियसली कुछ दरख़्त भी थे और वो सब के सब क्या हो गए कि वो ख़त्म कर दिए, वो एक उसको बिल्कुल इक्वल कर दिया। अब वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आप सोचें कि वो जो रेज़िडेंशियल एरिया था, उस सारे एरिये में जितनी पॉपुलेशन थी, इंसेक्ट की जितनी पॉपुलेशन थी, बर्ड्स की, वो तमाम की तमाम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, वो कहीं और माइग्रेट कर गई और कंपटीशन आ जाता है ना, रिसोर्सेज़ कम होते हैं, ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा होते हैं, फिर ऑब्वियसली कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता विद द लॉस ऑफ हैबिटेट अपने रहने की जगह की ख़त्म होने की वजह से जानदार जो है वो उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है जी? तो आगे हम पढ़ते हैं अ स्पीशीज़ दैट नॉट लॉन्गर लाइव इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। दिस इज़ द डेफिनिशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ। A species that no longer live in an ecosystem is called extinct in that ecosystem। यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं डायनासोर। ठीक है, डायनासोर आर एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज उसे कहते हैं जिसका आखिरी जानदार भी इस दुनिया से खत्म हो चुका है। उस स्पीशीज का कोई जानदार इस दुनिया में मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज के ये खत्म हो चुकी है, ये दे आर नॉट लिविंग नाउअडेज इन दिस अर्थ। वो अब इस टाइम जिंदा जानदार नहीं है इस दुनिया के ऊपर, इसलिए हम उसे कंसीडर करते हैं दिस इज द एक्सटिंक्ट ऐसी जो खत्म हो चुकी है स्पीशीज। ठीक है, उसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वो डायनासोर है। इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने के करीब हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो खतरात में गिरी हैं। ठीक है, जो खतरात में गिरी हुई हैं, जिनको खतरात लाहक हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो वहाँ मारगला हिल्स है, वहाँ पे एक चीता पाया जाता है, तेंदुआ, एशियाटिक चीता उसे बोलते हैं, टाइगर भी आप आम लोग कह लेते हैं इसे। उसकी स्पीशीज जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसके बहुत चंद चंद एक मेंबर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रईस हजरात थे या बहुत बड़े बड़े लोग, वो उसका शिकार करते थे पिछले दौर के अंदर, शिकार करते हैं शौक के तौर पर। अब ज़ाहिर है उसका गोश्त तो किसी ने नहीं खाना या उसकी कोई हमारे यहाँ यूज नहीं है उसका। मतलब अगर आपने कोई पहाड़ी बकरा शिकार किया, उसका कोई पर्पस बनता है कि हाँ जी हमने शिकार किया तो हमने उसका गोश्त खाना है या डिफरेंट। अब उसका तो कोई नहीं बनता ना, जस्ट इसलिए कि आपने उसको मार के उसके साथ एक तस्वीर बनवानी है। ठीक है, तो उस काम के लिए आप क्या कर रहे हैं जी, एक जानदार की जान ले रहे हैं। तो ये आई थिंक दैट दिस इज नॉट गुड। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि आप वज़ू करते हुए भी पानी का ज़ाया ना करें, चाहे आप किसी दरिया के किनारे बैठे हैं, पानी को तब भी आप ज़ाया ना करें। उतना ही पानी लें जितनी आपकी एग्ज़ैक्ट नीड है, जितनी आपकी एग्ज़ैक्ट ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप पानी नहीं लें। ठीक है, ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो इसलिए किसी जानदार की आप जान कैसे ले सकते हैं जबकि आपको नो डाउट हर चीज़ को दुनिया में इंसान की बेहतरी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। बिकॉज़ हम जो हैं वी आर कंसिडर्ड एज़ बेस्ट एनिमल्स, बेस्ट मैमल्स इन दिस वर्ल्ड, कि हम जो है वो इस दुनिया के अंदर जो है बेहतरीन हैं, बेहतरीन मखलूक हैं, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात आप कहते हैं। ठीक है? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रीज़न के बगैर उसको जो है वो उसकी जान ले लें किसी जानदार की। तो रीज़न है फिर तो बात बनती है। ठीक है? तो ये है। इसके बाद हमारे पास व्हेन स्पीशीज़ आगे दूसरी डेफिनिशन मैं आपको मार्क करवाता हूँ। व्हेन स्पीशीज़ ऑफ एन मिडल लाइन नंबर 5th चल रही है, उसके मिड से पेज नंबर 41 है, आपको नज़र आ रहा है। व्हेन स्पीशीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म। कि कभी भी कोई स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डैमेज हो जाती है, वो उसको खतरात हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इकोसिस्टम में सपोज कर लें जहाँ पे शेर भी हैं, चीते भी हैं, वहाँ पे हरन भी हैं, वहाँ पे जंगली भैंसे हैं, डिफरेंट किस्म के जानदार हैं, इकोसिस्टम चल रहा है, शेर खत्म हो गए। अब अगर शेर तमाम के तमाम खत्म हो गए, तो जो हर्बीवोर्स हैं, इस तरह के जानदार जो घास खाते हैं, उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उसके नतीजे में जितनी भी सब्ज़ चीज़ें हैं उस एरिया के अंदर, उस जगह पे जितनी प्लांटेशन है वो तमाम की तमाम खत्म, क्योंकि उनकी डाइट है ना वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो सब के सब मर जाएँगे।
ये मतलब एक डैमेज है। अल्लाह असल में ना अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है अल्लाह की, और उसने सारा कुछ एक इक्वल सिस्टम के साथ, एक बैलेंस के साथ बनाया हुआ है। अगर अब आप ये नेशनल ज्योग्राफिक देखें या कोई भी चैनल देखें, वहाँ पे आपको पता चलता है कि जंगली भैंसें हैं या हरन है या जो भी है जानवर इस तरह के हर्बीवोर्स चारा खाने वाले, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। Grazers have larger number of animals as compared to carnivores. Those type of animals which are prey on them, वो उनके ऊपर प्रे करते हैं and use them as a diet, उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके नंबर 5, 10, 8, 10, 15 कितने के होते हैं, जबकि दूसरे जो बीसों होते हैं, सैकड़ों में होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम चलाया हुआ है। वो सैकड़ों में इसलिए हैं कि उनका खाना जो है वो घास है, वो फ्रीली अवेलेबल है। और वो कम इसलिए है कि उन्हें शिकार करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा शिकार करेंगे, ज़्यादा वो तो खत्म हो जाएगी नीचे वाली पॉपुलेशन, वो खत्म हो जाएगी, वो वाले सारे मर जाएँगे। सोचने की बात है ना। तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक इक्वल सिस्टम जो है वो मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है और उसे चलाया हुआ है बिल्कुल से, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे है हमारे पास व्हेन स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटेंड द स्टेबिलिटी की बात होगी। बायोलॉजिस्ट वार that global ecosystem would collapse if biodiversity continue to be reduced at the same rate. बायोलॉजिस्ट ने कहा है अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से खत्म होती रही तो एक टाइम वो आएगा कि जब तमाम के तमाम जो है वो जानदार ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी, Many plant and animal species have gone extinct in Pakistan. बहुत से एनिमल और प्लांट में से एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दुनिया के अंदर हर एरिया की अपनी एक्सटेंशन होती है, हर एरिया की अपनी एक्सटेंशन होती है, लेकिन एक्सटेंशन और इंडेंजर्ड स्पीशीज हम उन्हें ही बोलेंगे जो पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं। तो वो एक डायनासोर एक जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल एग्जांपल ऑफ एक्सटेंट स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद मैनी प्लांट्स एंड एनिमल, बेटा आपका जो मैथ का लेक्चर है ना उसकी डिस्कशन आप कर रहे हैं वो आपका जरा लेट होगा ड्यू टू, और हम रोजा आपने रखा हुआ है कुछ बच्चों ने उसके लिए, ठीक है। Many plants and animal species have gone extinct in Pakistan. Example of endangered and extinct animal species are lion, tiger. बहुत सारे इसके साथ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि these are endangered species. Extinct एक ही है, वो आप डायनासोर कर सकते हैं जो कि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, impact of human being. A species side box देखिएगा, in an ecosystem a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of these species has died in this ecosystem, उसे हम एक्सटिंक्ट करते हैं। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि डायनासोर आर कंसीडर्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं आगे हमारे पास जो है a species is called endangered when it is the risk of extinction in near future. किसी भी स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड तब कहेंगे जब उसके एक्सटेंशन का खतरा है कि नियर फ्यूचर करीब ही वो जो है वो खत्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पीशीज के चंद एक जानदार रह गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो करीब करीब है खत्म होने की, वो खत्म हो सकती है, ठीक है। बेटा मैथ का लेक्चर आपका लेट ही होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए आप इजीली अफ्तारी करके तो आगे चल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, कल आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैं ये टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी में ना दो चीजें आ जाती है बेसिकली, एक होती है वाइल्ड लाइफ, एक होती है डोमेस्टिक लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है ना, जंगली हयात जिसे आप कहते हैं, वो सिर्फ वो वाले जानदार हैं जो जिनको हम नहीं पालते, वो खुद ब खुद ग्रो करते हैं, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। खुद रो आप कह सकते हैं उर्दू में। जो घर में हम पालते हैं, बकरी है, भैंस है, डिफरेंट हम पैरट्स रखते हैं, दीज आर पेट एनिमल्स, या हम जिसे डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, हम खुद रखते हैं और खुद इन्हें हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। By 10,000 years ago, there were about 5 billion people on the earth, while the advancement in agriculture and industry, human population being to grow rapidly. Today, around 600 million people, अभी तो इससे भी ज़्यादा होंगे,
ऑन द अर्थ तकरीबन 600 मिलियन या उससे ज़्यादा इंसान जो है ज़मीन पर पाए जा रहे हैं। असल में विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव इन द एग्रीकल्चर एज़ वेल एज़ इंडस्ट्री और एज़ वेल एज़ मेडिकल फील्ड। पहले जो है ना हर 5 बच्चों में से 1 मर जाता था। मतलब नॉर्मल जो कंसीडर किया जाए क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी, किसी बच्चे को अगर साँस नहीं आ रहा तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको मसला है, कोई है, पता ही नहीं था। तो नाउअडेज़ अब जो है वो नर्सरी है, स्पेशल मतलब सिस्टम है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन्स है, तो डेथ रेट बहुत कम हो चुका है, सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने जो है वो कोरोना वायरस भेज दिया। इंसान जो है ना अपनी हद से आगे चला गया, ठीक है? तो ख़ैर इसके बाद नेक्स्ट हम पेज नंबर आपके पास आ जाता है जी अब 42, ठीक है? To improve the living condition for 600 million humans are imposing serious threat to the survival of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। उनके नंबर नो डाउट बढ़े हैं, लेकिन वो एक लिमिट में रहे हैं। अगर वो बड़े हैं तो उनके प्रेडेटर भी बड़े हैं, वो कम हुए तो वो भी कम, मतलब एक अल्लाह ताला ने बैलेंस बनाया हुआ है। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, कोई उन्होंने अपनी फीड को स्टोर नहीं किया, इस तरह इंसान करते हैं। लेकिन हमने बहुत कुछ किया है, ठीक है? इसलिए तो हम जो है वो इम्प्रूव कर चुके हैं। वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ बायोडायवर्सिटी हैबिटेट लॉस। किसी भी जानदार के रहने की जगह को खत्म करना हैबिटेट लॉस कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव, जंगलों को हमने काटना शुरू कर दिया है। देखिए कोई भी बेआबाद जगह होती है वहाँ पे जंगल होता है, दरख्त होते हैं, हम उसे काट के पहले एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं, फिर बाद में उस एग्रीकल्चरल लैंड को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी, हम उसकी बना देते हैं जी डोमेस्टिक मतलब रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम बना देते हैं। वहाँ पे फिर तो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, कोई फील्ड ग्रो नहीं करेगी, तो वो एरिया जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन से तो खत्म हो गया ना, वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा शिकार करना, इसकी बात मैंने पहले भी की है। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना, मतलब हम जो है शौक के तौर पर शिकार करते हैं। लोग रीछ का शिकार कर लेते हैं। अब रीछ का शिकार करने से क्या करना है जी? उसका आपने गोश्त तो नहीं खाना ना, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। लोग अब पिछले दौर में एशिया के अंदर यहाँ पर बहुत हाथी थे। अब हाथी जो है एलिफेंट इज़ कंसीडर्ड एज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन दिस रीजन, हमारे रीजन में उसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंसीडर किया गया। क्यों? हाथी दाँत के लिए बादशाहों ने बहुत शिकार किया, लोगों ने बहुत शिकार, हाथी के दाँत बहुत महँगे बिकते थे। आप लाहौर के म्यूज़ियम में अगर कभी आने का आपका इत्तेफ़ाक हो, कभी आप आएँ तो वहाँ पे हाथी दाँत से बना हुआ ना एक बहुत बड़ा सारा मॉडल है, मतलब पूरे ताजमहल का इस तरह का ना कोई दरमियान में पड़ा हुआ है। वो सारे का सारा हाथी दाँत से बना। आप कंसीडर करें कितने हाथियों की जानें लगी, कितने हाथियों के दाँत उसमें यूज़ हो गए। वो सारे के सारे उसका फ़ायदा क्या है? जस्ट एक शौक है जी हमने हाथी दाँत से बनाया, भाई उनकी ज़िंदगी गई, खत्म हो गई ना बायोडायवर्सिटी। ये गलत चीज़ है। मैं इसे नहीं कहता कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है, चाहे वो मुस्लिम ने की है, नॉन मुस्लिम ने की है, जिसने भी किया है, दिस इज़ प्रोहिबिटेड, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम ओवर हंटिंग करते हैं, जस्ट अपने शौक की सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने इंटरेस्ट की सैटिस्फैक्शन के लिए, ये मुनासिब नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है, तो इस तरह का जानवर आप शिकार करें जिसका आपको गोश्त की ज़रूरत है, आपको उसकी खाल की ज़रूरत है, आपको उसकी मेडिसिन बनानी है, कोई इसका पर्पज़ तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से लोगों ने हाथियों को मारा, उसके दाँत उतार के सेल किए, हाथी वहीं पड़े-पड़े गल-सड़ गए और ख़त्म हो गए जानवर। ये एक हमारे रीजन के अंदर एक चला था। उसके बाद है इंट्रोडक्शन रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे काम किए हैं कि नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, कोई पुरानी को रिमूव कर दिया, कोई कैसे कर दिया, इसे भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन किसी की बढ़ गई, क्लाइमेट मौसमियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज। जिस तरह आपने देखा कि पिछले चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और ठंड अब जिस तरह आज आई थिंक 9 अप्रैल शायद है मेरे ख्याल 9 या 10, तो आज के दिन पिछले साल अगर आप कंसीडर करें तो ठीक-ठाक गर्मी थी, लोग एयर कंडीशन चलाए हुए थे। लेकिन आज मौसम क्या कदरे बेहतर है। आज से चंद साल पीछे आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी गर्मी की, अब बेहतर हो गई है। तो ये क्लाइमेट चेंज हो चुका, ठीक है? अब अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो गया, नो डाउट इंसान की वैल्यू नहीं है अल्लाह के हुक्म के आगे।
इंसान की इतनी इतनी सी वैल्यू भी नहीं है इस दुनिया के अंदर कि वो इस क्लाइमेट को चेंज कर सके। नो डाउट देयर इज अ माइनर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत कम इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू चेंज, हम उसे चेंज नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, बेटा देखते हैं अभी डिस्कशन और क्वेश्चन का टाइम जो है वो आपका थोड़ा आगे है, उसे देख लेते हैं बाद में। आपकी यही मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे सर रीडिंग किया था, तो टू द पॉइंट है कि लाइन को रीड करके उसकी मीनिंग और उसकी वर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन स्पीशीज की जो स्पीशीज खत्म हो जाती है उसकी मेजर रीजन यही है, ओवर हंटिंग करना, कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते होंगे कि वो साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करें कि डायनासोर बन जाए। अब अगर वो बन गया वो तो सबको खा जाएगा ना, वो खत्म कर देगा। अभी अभी ये शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई साइंटिस्ट इस तजर्बे में इस मेथड में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है ना। अगर कामयाब हो गया, उस तरह की चीज बन गई, उस तरह का जानदार बन गया जो वाकई बहुत बड़ा है और बहुत खौफनाक है और सब कुछ खाने वाला है, वो तो खत्म कर देगा ना चीजों को। जिस तरह आप साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर देखते हैं बायोलॉजिकल, जिस तरह आपके पास जुरासिक पार्क या जुरासिक इरा या इस नाम से आपको मूवीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो इसी तरह है, लेकिन अल्लाह का काम है, अल्लाह ने इस दुनिया को चलाना है, वो चला रहा है। नीचे देखिए हैबिटेट साइड बॉक्स देखिएगा जरा, habitat loss is the probably the greatest threat to the biodiversity on the earth today। अपनी जगह के जो रहने की जगह होती है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट लॉस, किसी के रहने की जगह छीन लेना, दिस इज द मेजर रीजन किसी भी स्पीशीज के एक्सटेंट होने की या उसके इंडेंजर्ड होने की मेजर रीजन यही। जंगलात काट रहे हैं, जानवर कहाँ रहेंगे भाई, यही बात है ना। पहाड़ों पे तो हम रह नहीं सकते, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बन सकते हैं वहां पे हम बना लेते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब हमारे रहने की नहीं है उसे हम नहीं छेड़ते। वो जंगलात इसलिए बचे हुए हैं। जो प्लेन लैंड थी, जो एग्रीकल्चरल एरिया हमने बना लिया, सारी की सारी जमीन जो काबिल इस्तेमाल थी हमने इस्तेमाल कर ली। जंगलात काट के फसलें लगा दी, फसलें उखेड़ के फिर हमने वहां पे रेजिडेंशियल एरिया बना लिए। अब वो जानवर जो वहां पे रहते थे किसी दौर में, वो कहाँ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएंगे ना, उनको जगह नहीं मिलेगी रहने की, ठीक है। तो ये असल, नीचे दो बॉक्स बने हुए इन्हें देखिएगा जी। सी स्टार, स्टारफिश ईट मसल्स, एक जानदार होती हैं इनवर्टिब्रेट, उन्हें खाती है। सी स्टार, if sea star are removed from the region in the ocean, mussels rapidly increase in number, large number of mussels prey on the small animals and become dangerous for their extinction। अगर स्टारफिश मसल्स को ना खाए, मसल्स एक जानदार है जो स्टारफिश जिसे खाती है, अगर स्टारफिश उसे ना खाए, सपोज दैट, वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो चंद ही टाइम, थोड़े से टाइम के अंदर वो दूसरी स्पीशीज जिनको वो खाते हैं, वो कहते हैं कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए ना, तो एक साल के अंदर समुद्र के अंदर इतनी ज्यादा मछलियां हो जाएं, इतनी ज्यादा फिशेज हो जाए कि पूरे समुद्र का पानी जो कम पड़ जाए उनके रहने के लिए कम हो जाएगा। और ये वाकई बात है चीज है, एक मछली जो वो लाखों की तादाद में अंडे देती है, मोर देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख। अब अगर 1-2 लाख मछलियां सरवाइव कर जाएं, तो आप सोचे कहाँ बात जाती है, कितनी फिशेज है। कि वो जात है, अल्लाह की जात, जिसने ये सिस्टम चलाया हुआ है, इंसान के बस की बात नहीं। एक हम तो कहते हैं जुल्म हो रहा है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, क्या उससे रहने का हक नहीं है? ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। हमारा है कि हम उसकी इबादत करें, उससे तौबा इस्तगफार करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूकलिप्टस प्लांट, इसे हम कहते हैं सफेदे का दरख्त, सफेदे। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इसका मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। यूकलिप्टस जो है ना, ये लेंथी प्लांट होता है, और इसकी लकड़ी जो होती है वुड, दिस इज कंसीडर्ड एज वेरी हार्ड, और सॉफ्ट भी होती है समटाइम, जब ये लिविंग है देन इट्स वुड इज वेरी सॉफ्ट, और जब ये मतलब इसे काटे जाते हैं तो उसकी लकड़ी काफी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो यूकलिप्टस प्लांट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ।
पाकिस्तान के अंदर जो मेरा एरिया ना बेसिक जहाँ से मैं बिलोंग, अभी तो मैं लाहौर में हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे आज से चंद साल पहले जो है ना जमीन में पानी बहुत करीब था। इवन के हमारे घर जो हैंड पंप लगा हुआ जिससे हम पानी निकालते, अब तो मतलब पंप वगैरह उसको तो नहीं है ना, उसका जो लेंथ है जहां से वो पानी को खींच रहा है हैंड पंप, दीज आर टोटली 30 फीट। 30 फीट, अब पता नहीं चल रहा होगा नहीं चल रहा, वो तकरीबन 30 फीट है जहां से वो पानी को सक कर रहा है। ठीक है। अब हम हमारा जो घर होता है ना वो उसकी छत तकरीबन 10 to 12 फीट होती है, इससे आप डबल ट्रिपल कर लें बस। अब तो ये अब तो यहाँ पे 200 फीट, 300, 250, 300 फीट हम गहरा जाए तब कहीं पानी आता है। तो उन दिनों में जबकि मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पानी बहुत करीब था। इवन कि आप जमीन को थोड़ा सा खोद देते हैं ना तो वहां पे पानी खड़ा हो जाता है जमीन से सारा इकट्ठा होकर। अब जब वहां पे हम कोई भी प्लांट या कोई भी चीज लगाते हैं तो ज्यादा पानी होने की वजह से उसकी रूट्स जो है वो खत्म हो जाती हैं, गल जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, कोई भी फसल ग्रो नहीं कर पाती। बहुत बड़ा मसला था ये। ठीक है। फिर पाकिस्तान के काफी सारे एरिया के अंदर यही था, बड़े सगीर पूरे के अंदर, जो सब कॉन्टिनेंट है इसके पूरे के अंदर। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से एक प्लांट को इंपोर्ट किया गया, दिस इज द यूकलिप्टस। ये सफेदे का पौधा, ये क्या काम करता था, रैपिड सक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट। ये बहुत तेजी के साथ पानी लेता था और हवा में इवेपोरेट कर देता था। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के अंदर, लाहौर में कम है बिकॉज दिस इज द ये ऊंचा एरिया, जरा जो आप नीचे को जाते जाएं हर इलाके में डिफरेंट जगह पे ये बहुत लगे हुए हैं जो खुद रो हैं, खुद ब खुद ग्रो करने वाले, और एक लगा दिए। तो गवर्नमेंट ने बकायदा एक मुहिम चलाई थी कि जो प्लांट को यूकलिप्टस को ग्रो करवाएगा लगाएगा उसे हम जमीन अलॉट करेंगे। ये चलती रही, मतलब आज काफी देर पुरानी है। ठीक है। तो उस सिस्टम के थ्रू ये ग्रो किए हैं और फिर चंद सालों के अंदर अंदर वहां से पानी बिल्कुल वो नीचे चला गया क्योंकि यूकलिप्टस ने बहुत ज्यादा पानी खींच लिया। अब यूकलिप्टस मौजूद है, अब जहां पे सफेदे का दरख्त होता है उसके करीब करीब फसल नहीं ग्रो करती क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता प्रॉपर, वो सक कर लेता है। ठीक है। तो ये यूकलिप्टस था। ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, these plant consume more water and have disturbed the water table level of underground water. It harm other small plants and grow near eucalyptus tree। जो इसके करीब और छोटे पौधे ग्रो करते थे उनको ये नुकसान पहुंचाता था। नुकसान से मुराद ये है कि उनका पानी छीन लेता है, ज़ाहिर ये ताकतवर है बड़ा है तो उनसे पानी छीन लेता है। ठीक है। तो इसलिए ये मतलब अब जो है इसको काट दिया जा रहा है, इसे खत्म किया जा रहा है क्योंकि नो डाउट किसी टाइम के ऊपर इसके बेनिफिट थे, इसकी अच्छी चीजें थी। तो बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो डे हम डिस्कस करेंगे, आज का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है, कल इंशाल्लाह हम डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग और स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आज हमने तो कल वाला थोड़ा सा रिपीट किया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो जल्दी से मुझे करें। नाउ योर क्वेश्चन टाइम स्टार्ट। आज कुछ टाइम ज्यादा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चनिंग के लिए, कल भी कुछ रह गया था। अब आपके बेटा जस्ट क्वेश्चन होने चाहिए अबाउट टॉपिक, आपके टॉपिक के अबाउट क्वेश्चन होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यूक्लिप्टस नहीं बेटा बुरा साबित नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने लिमिटेड टाइम के लिए अच्छा था, अब वो बुरा है। मतलब हर चीज का एक नेचर है ना। आप ये कह सकते हैं यूक्लिप्टस को जिस पर्पस के लिए हमने लगाया था उसने वो पर्पस पूरा कर दिया, उसने वाटर लेवल जो जमीन का था वो डाउन कर दिया, हम इसीलिए लगाया था। अब अगर लगाया तो वो नादानी होगी, वो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उसका काम ही ये है। अल्लाह ताला ने हर चीज को अलग अलग प्रॉपर्टी दी है। ठीक है। तो इफ यू रीड द बुक फॉर द एजुकेशन यू कैन सी। अच्छा जी। इसके बाद आज मैंने आपकी जो कमेंट्स थे ना उस पर कंसंट्रेशन नहीं की, दूसरे लेक्चर पे कंसंट्रेशन काफी रही है मेरी। ठीक है जी। तो जजाकल्ला सस्ती ब्रस ले जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट प्रीवियस टॉपिक्स, अब जो नेक्स्ट मंडे है उसको इंशाल्लाह आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ नेक्स्ट मंडे आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा और बी प्रिपेयर फॉर देयर टेस्ट। स्पीशीज इंट्रोडक्शन मीन बेटा ये होता है कि हमने ना नई नई स्पीशीज बना ली है। जिस तरह आपने ये सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो साइंटिस्ट का खुद का बनाया हुआ है,
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक स्पीशीज को हमने मॉडिफाइड किया है, कुछ नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब आप देखते हैं जो नॉर्मल हैन है, मुर्गी है, उसकी डेवलपमेंटल टाइम पीरियड जो है ना वो तकरीबन 6 महीने से साल, बल्कि 1 साल है, 12 मंथ तकरीबन। और हमारे यहाँ जो ब्रायलर चिकन होता है, ये इसका जो ग्रोथ टाइम पीरियड है जस्ट 40 डेज। हमने उसके अंदर कुछ जीन चेंज किया है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। तो ये आप एक टाइप की न्यू स्पीशीज ऐड कर सकते हैं, जिस तरह म्यूल है, एक खच्चर जिसे आप कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज हो गई काफी सारे बच्चों की। बेटा साइड इंफॉर्मेशन मैंने तकरीबन सारी पढ़ दी है। स्पीशीज इंट्रोडक्शन, हैबिटेट लॉस, वो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन हैबिटेट लॉस जो है ना वो एग्जैक्ट आप नेट से भी देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा। हैबिटेट लॉस जो है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन टू स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड, ठीक है। फातिमा का आंसर था। अ, चलें जी, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, जैसे आपको जो है मसल एक सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर। जिस तरह बेटा आपको इजी लगेगा ना, मैं उस तरह आपको पढ़ाऊंगा। हमें कोई मसला नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे समझ जाएं। अब इस तरह एक एक लाइन पढ़ के उसे एक्सप्लेन कर दिया, ये मेथड। आई थिंक आज आपको आवाज का इशू नहीं बना, आवाज को मैंने इम्प्रूव किया है कल से, अपनी नहीं माइक सिस्टम पे इम्प्रूव किया है। अहमद, पिछले लेक्चर के नोट्स वगैरह जो है ना वो आपको टीचर असिस्टेंट से भी मिल सकते हैं, या आप जो है ना कैंपस डॉट पी के विजिट करें, तो वहाँ पे पिछले लेक्चर जो है वो अवेलेबल होते हैं सारे के सारे। तो वहां से आप डाउनलोड करके देखें, या लाइन ऑनलाइन देख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। स्पीशीज इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने। एक्सटेंट का मतलब होता है खत्म होना, तो स्पीशीज खत्म हो जाए टोटली, दिस इज द एक्सटेंट स्पीशीज। मसल्स, वही मैंने आपको बताया कि मसल इस तरह के सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, उसे स्टारफिश खाती है। कहते हैं अगर वो खाना छोड़ दे तो मसल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो दूसरे जानवरों को खा जाएंगे, जो उसकी फीड है जो मसल की, तो उसकी वजह से वो जो है वो एक्सटिंक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अ, आज पता इसलिए अच्छा पढ़ाया, अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट से, कि आज मैंने मोबाइल को देखे नहीं, आपके कमेंट्स नहीं देखे, बिल्कुल भी। बिल्कुल टू दी पॉइंट टॉपिक की तरफ होके मैंने पढ़ाया। पहले मैं देख रहा बच्चे क्या पूछ रहे हैं, सभी बच्चों की चीज ना रह जाए। अब डेली ऐसे ही किया करना है, आपके कमेंट्स और क्वेश्चन है वो लास्ट 5 मिनट्स, उससे पहले मैंने आपको कमेंट्स देखने ही नहीं है। बात याद रखिएगा, आपको कोई रीजन जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोगों की अपनी जो है कन्वर्सेशन, आपकी अपनी बातें चल रही होती है, ठीक है। तो लास्ट 5 मिनट में जिस तरह है बेटा, ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं, वो आपको नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हो गई बात। मसल्स का बता दिया। डेफिनेशन, एक्सटेंट स्पीशीज के पीछे लिखी है मैंने, को मार्किंग कराई, जो स्पीशीज का आखिरी जानदार भी जो है 41 पेज में साइड बॉक्स है। इसके बाद है जी मसल स्मॉल सी एनिमल्स, बिल्कुल जी, ऑलरेडी रिटन इन द बुक। चलें जी, इस तरह पढ़ा दिया करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने यही कहा है। आई थिंक दैट दिस टाइप ऑफ मेथड इज मोस्ट एक्सेप्टेबल अमंग द स्टूडेंट्स। जी बेटा, थर्ड चैप्टर का आपका टेस्ट होगा और मंडे को होगा, ठीक है बेटा। ये आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई प्रोजेक्ट। स्पीशीज आर द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स नॉट, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के आज क्वेश्चन नहीं थे। नो वॉइस इशू, चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। क्लियर, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है जी बेटा, अल्लाह हाफिज। तमाम बच्चों को आज का टाइम भी हुआ चाहता है, ठीक है। तो तमाम बच्चों के जो है ना वो मैंने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज का टाइम भी हमारे लेक्चर का खत्म हो गया है, तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।